नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंदर और आप देख रहे हैं एग्जाम वॉरियर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको डिस्कस करेंगे आपके साथ चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी के बारे में। झारखंड में मौर्य डायनेस्टी का विस्तार या फिर जो भी पढ़ी हिस्ट्री है, साक्ष्य है, वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बाइलिंगुअल होगा और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि झारखंड जेपीएससी और जीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए दोस्तों, हम लोग डायरेक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात करते हैं, ठीक है। तो मौर्य डायनेस्टी का शुरुआत कैसे हुआ देखिए। मौर्य डायनेस्टी का शुरुआत हुआ देखिए 322 से 298 ईसा पूर्व में। क्या हुआ था ईसा पूर्व में? आपका जो चंद्रगुप्त मौर्य जो मेन लीडर थे, उन्होंने नंदवंश के राजा जो थे, नंदवंश के राजा धनानंद नाम था, उनको पराजित किया और चंद्रगुप्त अपना मौर्य डायनेस्टी को स्थापना किया। और उस समय उन्होंने अपना हेल्प लिया था कौटिल्य यानी आपका चाणक्य मदद से उन्होंने धनानंद को, जो कि नंदवंश के राजा थे, उनको हराया और अपना मौर्य डायनेस्टी का वहाँ पे उन्होंने निर्माण किया, ठीक है। देखिए, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, उनको पराजित करके, नंदवंश के राजा को पराजित करके उन्होंने स्थापित किया अपना मौर्य डायनेस्टी। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये नंदवंश जो है, नंदवंश हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि नंदवंश में जो भी हाथियाँ यूज होती थी ना, जो भी युद्ध में हाथी यूज होता था, एलिफेंट, और जो यहाँ के और जो इसका जो ये था, आपका जो सेना था, वहाँ पे सेना में भी झारखंड के जनजाति के लोग ही थे। इसी कारण से नंदवंश डायनेस्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, ठीक है। तो ये बात यहाँ ये हो गया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश के राजा को हरा के अपना मौर्य डायनेस्टी को स्थापना किया। और नंदवंश में क्या था कि वहाँ का जो हाथियाँ यूज होती थी या फिर जो भी उसके जो सैनिक थे, वो झारखंड के ट्राइब्स थे, यानी झारखंड के जनजातियाँ थी। इसलिए ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो सेकंड पॉइंट ऑफ याद रखना, झारखंड ट्राइब्स वेयर इन द नंदवंश आर्मी, ठीक है, या नंदवंश की सेना में झारखंड की जनजातियाँ थी, ठीक है। उसके बाद जो कौटिल्य, जिसको आप जान रहे हैं चाणक्य, गुरु चाणक्य बोला जाता है, उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में झारखंड का जिक्र किया है, ठीक है। उसमें उन्होंने झारखंड को कुकुट या कुकुट देश कहा है, ठीक है। कुकुट कहा है या फिर कुकुट देश कहा है, जो कि आपके इसके गुरु थे, किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य या कौटिल्य बोलिए। वो उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में झारखंड को कुकुट या कुकुट देश कहा है। उनके अनुसार हम लोग का यानी जो था इधर का नंदवंश का, ये नंदवंश जो था वो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, ठीक है। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली यानी आपका जैसे कि हम लोग जो भी नेता चुने जाते थे वो आम पब्लिक के हेल्प से चुने जाते हैं, यानी इलेक्टेड बाय वहाँ की जनता से इलेक्ट किया जाता था। तो वही यहाँ पे गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। ये आपको दिमाग में रखना है। ये एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर पूछ देता है तो आपको जेपीएससी वगैरह में आपको लिखने के लिए ये काफ़ी अच्छा है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखोगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी यहाँ पे। उसके बाद देखिए, यहाँ पे जनजातियों का नियंत्रण करने के लिए उन्होंने आटविक की नियुक्ति की थी, ठीक है। मतलब कि जो हम लोग का जो ये मौर्य जी थे, उन्होंने क्या किया था, आटविक नामक पदाधिकारी का नियुक्ति किया था। उसका क्या काम था? उनका काम था कि जो बाकी के ट्राइब्स हैं उनको कंट्रोल करना। आटविक तो आपको पता ही, आटविक क्या है, हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको। आटविक का अर्थ है वैसे जनजाति जो जंगलों में रहते हैं। तो इसलिए उनको रखा गया क्योंकि उनको तो काफ़ी नॉलेज था अपने एरिया का। तो इसी कारण से उनको भी असाइन किया गया, नियुक्त किया गया पदाधिकारी के रूप में, और वही दूसरे जो ट्राइब्स थे उनको कंट्रोल करते थे, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि जनजातियों का नियंत्रण करने के लिए आटविक की नियुक्ति की गई, ठीक है। कंट्रोल ओवर अदर ट्राइब्स, आटविक वे असाइन, ठीक है। उसके बाद देखिए, कौटिल्य ने एक जिक्र किया है अपने किताब में, इंद्रवाणक नदियाँ, ठीक है। इंद्रवाणक नदियाँ क्यों जिक्र किया है कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि वहाँ पे हीरे प्राप्त होते थे, ठीक है। ये इंद्रवाणक नदियाँ क्या थी? सहायक नदी थी शंख और ईवा की, ठीक है। ईवा नदी और शंख नदी है, ये गुमला की तरफ है, गुमला की तरफ से इनका ऑरिजिन होता है। ये इसका सहायक नदी थी, ठीक है। तो वहाँ से हीरा प्राप्त होता था। तो ये आप दिमाग में डाल के रखिएगा, ठीक है।
कि कौटल्य में इंद्रवानक नदियाँ का जिक्र हुआ है, जो कि शंख और रीवा नदी की सहायक नदी है, और वहाँ पे हीरे प्राप्त होते थे। ठीक है, तो इंद्रवानक नदी से रिवर होता है, इसका ट्रिब्यूटरी शंख और रीवा नदी का ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, उसके बाद देखिए और एक चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट था हमारा मौर्य काल, क्योंकि व्यापारिक की दृष्टि से भी हम लोग का जो एरिया था छोटानागपुर एरिया काफ़ी इम्पोर्टेंट था। ठीक है, यहाँ क्योंकि इसी के थ्रू से सारा बिजनेस होके जाता था, क्योंकि मगध के काल में दक्षिण भारत की ओर जाने के लिए बस एक ही साधन था, वो हम ही लोग का रास्ता होके जाता था। इसीलिए हम लोग के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका झारखंड। ठीक है, उस समय तो ये आपको याद रखना है कि व्यापारिक की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था हमारा झारखंड। ठीक है, तो ये हो गया आपका चंद्रगुप्त मौर्य का पूरा काल। इसमें क्या क्या जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला चीज़ है, उन्होंने पराजित किया था नंदवंश के राजा घनानंद को। उसके बाद उसी समय अपना मौर्य डायनेस्टी का स्थापना किया था। नंदवंश इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो हाथियाँ और जो भी जनजाति जो भी आर्मी थे वो झारखंड के जनजातियाँ के लोग थे। तीसरा चीज़, कौटिल्य अपने बुक में जो अर्थशास्त्र है उस किताब में उन्होंने अपने झारखंड को कुकुट या कुकुट देश कहा है, ये भी हो गया। और यहाँ पे गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली है। ठीक है, थोड़ा सा मेरे को प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है ये वर्ड का, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली है। ठीक है, उसके बाद जनजातियों का यहाँ पे नियंत्रण करने के लिए आटविक नामक पदाधिकारी का नियुक्ति किया गया था, जो कि अदर जितना भी ट्राइब्स हैं उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए आटविक का यूज होता था। ठीक है, आटविक का इसलिए भी होता था क्योंकि आटविक भी एक जनजाति ही है जो कि जंगल में रहते हैं, तो वो लोग काफ़ी अच्छे से भले भांति नॉलेज था उनका अदर जनजाति का, तो उनको कंट्रोल करने में काफ़ी आसान होता था, इसी कारण से उनका नियुक्ति किया गया था। उसके बाद तीसरा चीज़ इम्पोर्टेंट है कि यहाँ जो इंद्रवानक नदियाँ हैं वहाँ पे हीरे प्राप्त होते हैं। ठीक है, हीरे प्राप्त होते हैं जो कि शंख और रीवा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और लास्ट में है कि क्योंकि देखिए इम्पोर्टेंट हमारा जो झारखंड था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था व्यापारिक की दृष्टि से, क्योंकि मगध के काल में दक्षिण भारत की ओर जाने का बस यही एक साधन था, अपना यहाँ से होके जाता था। ठीक है, इसलिए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अशोक का। ठीक है, इसका काल था चंद्रगुप्ता के, ये थे चंद्रगुप्ता के पोते थे, ग्रैंडसन थे। ठीक है, तो इन्होंने अपना जो 13वां शिलालेख था उसमें सीमावर्ती देशों का विवरण किया, मतलब कि अपना जो सीमावर्ती देश है उसके बारे में बताया है। उसमें 8वीं का भी वर्णन है, और 8वीं को वो पता है, 8वीं देश हम लोग को झारखंड को ही बोला जाता था। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 13वां शिलालेख में सीमावर्ती देशों का उल्लेख है, जिसमें 8वीं की है, और 8वीं की झारखंड में पड़ता है। ठीक है, क्योंकि 8वीं का ऐसा नहीं है कि आपका 8वीं की झारखंड है, बहुत बड़ा इसका एरिया था, तो 8वीं की में झारखंड भी पड़ता था, इसलिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश में इसको बोलते 13th पेट्रोग्राफ बाउंड्रीज कंट्रीज वेयर डिस्कस्ड इन विच आर्टिका वेयर डिस्कस्ड। ठीक है, मतलब इतना ये आप समझ लीजिएगा कि जो 13th पेट्रोग्राफ में था उन्होंने उसमें बाउंड्री कंट्रीज का उन्होंने डिस्कशन किया था, जिसमें 8वीं का डिस्कशन था, जो कि झारखंड में पड़ता था। ठीक है, झारखंड 8वीं की इसमें पड़ता था। चलिए, अब झारखंड को 8वीं की देश भी बोला जाता था। उसके बाद अशोक ने क्या किया था, अशोक को पता है कि अपना धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए वो अपने आदमी लोगों को भेजता था, तो वही है धर्म प्रचार के लिए उन्होंने दूत भेजा था, जिसको हम लोग रक्षित बोलते हैं। ठीक है, उस समय उसको रक्षित बोलते थे, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आप याद रखिएगा। धर्म प्रचार के लिए दूत भेजता था अशोका, और जिसका नाम था, जिसको हम लोग रक्षित बोलते थे। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं थर्ड नेक्स्ट पॉइंट की। तो कलिंगा शिलालेख 2 में उड़ीसा के सीमाओं में रहने वाले जनजातियों का उल्लेख है, जो कि झारखंड से संबंधित हैं। ठीक है, उनको धर्म आचरण कर लोक की प्राप्ति करने का वादा कर रही है। देखिए इसमें क्या है कि कलिंगा शिलालेख में जो कलिंगा शिलालेख है उसमें उन्होंने उड़ीसा के जो सीमावर्ती एरिया है ना उसके बारे में बताया है। ठीक है, वहाँ जो उड़ीसा के जो बाउंड्री एरिया में जो भी जनजाति रहते थे उसके बारे में उन्होंने बताया है, और वहाँ के जो जनजाति थे वो क्या था कि वो झारखंड के जनजातियों से मिलता जुलता था। ठीक है, झारखंड के जनजातियों से उनका मिलता जुलता था, और उनका कहना था कि अगर वो उनके धर्म को आचरण करते हैं यानी धर्म को पालन करते हैं तो उनको लोक या परलोक की प्राप्ति होगी। ठीक है, मतलब उनको स्वर्ग मिलेगा, उनका कहना था ऐसा। अगर उनके धर्म को माना, धर्म मतलब यहाँ धर्म होता है, उनके धर्म को आज को अपना लेते हैं तो उन्हें लोक या परलोक की प्राप्ति हो जाएगी,
उनका ऐसा कहना था अपने वो किताब में, ठीक है। तो इसमें यही है कि उड़ीसा के जो भी बाउंड्री एरिया में जो आदिवासी रहते थे उनके बारे में डिस्कस है, जो कि झारखंड से संबंधित है, झारखंड के आदिवासी जैसा ही है, ठीक है, संबंधित हैं। और उनका कहना था कि अगर उनका धर्म को आप पालन करते हैं तो उनको लोक या परलोक की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। चलिए, साक्ष्य, कुछ कुछ साक्ष्य मिले हैं, एविडेंसेस मिले हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। और हाँ, और एक चीज़ है कि विदेशी व्यापार में काफ़ी इम्पोर्टेंट था हमारा ये, ठीक है। देखिए, सिंहभूम में मिला है रोमन सम्राटों के सिक्के, ठीक है। अब देखिए क्या है कि सिंहभूम में जो भी जगह है वहाँ पे रोमन सम्राटों का सिक्के, क्योंकि एक्चुअली होता क्या था कि उस समय जो भी ये था, मतलब कि आपका विदेशी जो हुआ, वो लोग आता था यहाँ पे बिजनेस करने के लिए या फिर व्यापार करने के लिए, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ अपना साक्ष्य या फिर कुछ कुछ ना एविडेंसेस छूटते गया, तो वही एविडेंसेस यहाँ पे प्राप्त हुआ है, मतलब यह बिजनेस का रिलेटेड सारा एविडेंसेस मिला। जैसे सिंहभूम में रोमन सम्राटों के सिक्के मिले हैं, कॉइन्स ऑफ रोमन का मिला है, ठीक है। उसके बाद चाईबासा में इंडो सिथियन सिक्के मिले हैं, ठीक है। उसके बाद वही रांची में कनिष्क के सिक्के मिले हैं, ठीक है। कनिष्क मतलब वो हो गया कुषाण सम्राट, ठीक है। कनिष्क मतलब कुषाण सम्राट जो कि लास्ट नेता था, उसका भी सिक्का मिला है, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कहाँ कहाँ आपको मिला है सिक्के और कौन कौन सा सिक्के मिला है। तो सिंहभूम में मिला है रोमन सम्राटों का सिक्का, ठीक है। चाईबासा में मिला है इंडो सिथियन सिक्के। उसके बाद रांची में मिला है कनिष्क के सिक्के, या फिर आप बोल सकते हैं कुषाण सम्राट के सिक्के। तो ये आप इसको याद कर लीजिए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए एक बार हम और डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या मैंने आपको बताया है। देखिए, अशोक के काल में क्या हुआ था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, उन्होंने 13वें शिलालेख में अपने सीमावर्ती देशों का उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने आठवीं का वर्णन है। और आठवीं में जानते हैं, आठवीं जो प्रदेश है उसमें झारखंड भी आता है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि धर्म प्रचार के लिए वो एक आदमी लोग को भेजते थे, अपने दूत को भेजते थे, जिसको हम लोग रक्षित बोलते थे, ठीक है। उस समय वहाँ के लोग रक्षित बोलते थे। ये आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कलिंग शिलालेख 2 में उन्होंने उड़ीसा के सीमाओं में रहने वाले जो भी आदिवासी हैं उनका जिक्र किया था। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वहाँ के जो आदिवासी थे वो झारखंड से रिलेटेड थे या झारखंड से संबंधित थे, इसलिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और उनका कहना था कि अगर उनके धर्म को या धर्म को पालन करते हैं तो आप लोक या परलोक की प्राप्ति करते हैं, ठीक है। और साक्ष्य के रूप में आपको मैंने बता दिया है, सिंहभूम में रोमन सम्राटों के सिक्के हैं, और चाईबासा में इंडो सिथियन के सिक्के, वहीं रांची में कनिष्क के सिक्के या फिर बोलिए कुषाण सम्राट के सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया अशोक का काल। अब हम लोग चलते हैं गुप्ता काल की तरफ, ठीक है। गुप्तोत्तर काल मतलब गुप्ता पीरियड इन झारखंड, ठीक है। देखिए, कुषाण जो आपको बताया था वो काफ़ी ये नेता लास्ट नेता था। तो उसका जो पतन होने के बाद यहाँ पे प्रयाग और पाटलिपुत्र में गुप्तों का राज चला गया, मतलब ठीक है, गुप्ता एक चला गया, इधर उन्होंने अपना राज करने लगा, ठीक है। जब ये कुषाण मर गया तो वहाँ पे अपना ये लोग राज जमा लिया, गुप्ता लोग, ठीक है। इसका जो मुख्य शासक थे, मतलब मेन रूलर था, वो समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, समुद्रगुप्त था। उसके बाद इन्होंने एक प्रयाग प्रस्थि जो बुक था उसमें उन्होंने आठवीं प्रदेश में विजय का वर्णन है, ठीक है। उनका एक प्रयाग प्रस्थि बुक है जिसमें उन्होंने आठवीं प्रदेश में अपना जो विजय हुआ, मतलब उन्होंने जिसे जीता है उसके बारे में बताया है, कैसे उन्होंने जीता है, उन्होंने अपना विजय का वर्णन किया हुआ है, ठीक है। और प्रयाग प्रस्थि में क्या है कि झारखंड को यानी छोटा नागपुर को मुरंड देश कहा गया है, ठीक है। आपको याद रखना है, झारखंड को क्या कहा गया है, तो मुरंड देश कहा गया है। और ऐसा कुछ तो है नहीं इसमें इम्पोर्टेंट, तो यही था इसमें। और बहुत सारा कुछ है, जैसे कि आपका बहुत सारा कुछ एविडेंसेस मिला था, बट वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि महुदी पहाड़ मिला था, ठीक है। महुदी पहाड़ जो कि आपको चंद्रगुप्त द्वितीय में भी आपको पढ़ना है, इसलिए इसका एक्चुअली का पता नहीं चला कि किसका एविडेंसेस है, इसलिए कंफ्यूज है। बहुत सारे बुक में इसमें लिखा हुआ है आपका आपका गुप्ता काल में पहले में लिखा हुआ है, या फिर गुप्तोत्तर काल में लिखा हुआ है, बहुत सारा लिखा हुआ है। तो जैसे ही आपको जो सही लगे आप उसे पढ़ सकते हैं। मेरे को जो सही लगा चंद्रगुप्ता 2 में मैंने बताया है, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए, चलिए चंद्रगुप्ता 2, ठीक है। चंद्रगुप्ता 2 के बारे में हमको बता दें कि चंद्रगुप्ता 2 यानी उसको बोलते हैं विक्रम आदित्य, ठीक है। चंद्रगुप्ता 2 का नाम था विक्रम आदित्य। तो इस समय झारखंड
झारखंड गुप्त साम्राज्य का हिस्सा था, ठीक है, मतलब गुप्ता साम्राज्य का है, गुप्त लिखा हुआ है, एक्चुअली मिस्टेक हो गया। तो इस समय झारखंड था, गुप्ता साम्राज्य का हिस्सा था और काफ़ी दबदबा था इनका, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे उनका काफ़ी दबदबा था। उसके बाद उस समय क्या हुआ था कि चीनी यात्री आए थे जिनका नाम फियाना था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फियाना, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चीनी चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के समय, विक्रमादित्य के समय हम लोग एक चीनी यात्री आए थे फियाना, जो झारखंड को कुकटलाण, ठीक है, कुकटलाण कहा था, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। चीनी यात्री फहियान आए थे, उनका उन्होंने अपने झारखंड को कुकटलाण बोला था, ठीक है। अब कुछ कुछ अवशेष मिले हैं, उन अवशेष को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हजारीबाग में, ये दोनों काल मिला के है, ठीक है, जो मैं आपको पहले बता रहा था। हजारीबाग में क्या है कि मदुही पहाड़ का पाया गया है, ठीक है, मदुही पहाड़ है जो कि पाया गया है, और वो पहाड़ का खासियत क्या है कि वो पत्थरों से काट कर बनाया गया है, और यहाँ पर टोटल 4 मंदिर पाए गए हैं, ठीक है, तो ये आप याद रख लीजिएगा। तो मदुही पहाड़ जो कि हजारीबाग में है और पत्थरों से काटकर इसे बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद रांची पिठोरिया में, मतलब कि पिठोरिया एक जगह है रांची में, जो रांची में रहते हैं तो देखे पता होगा उनको, वहाँ पे पहाड़ में कुआओं का प्राप्त हुआ, मतलब पहाड़ में कुआं वहाँ पे मिली है, तो वही रांची में है, पिठोरिया में, ठीक है। उसके बाद हर्षवर्धन के समय, ठीक है, हर्षवर्धन उसके बाद आए थे, उसमें आया था हेवन संघ, ठीक है, हेवन संघ आए थे, जो वो भी चाइनीज थे, उन्होंने झारखंड को की लो सु हो लो ना इस नाम से कहा था, या फिर कर्ण स्वर्ण का नाम का झारखंड को बताया था, ठीक है, झारखंड का नाम उन्होंने ऐसे रखा था कुलो सुफलना, ठीक है। आपको याद कैसे रखना है, हर्षवर्धन में देखिए ह से हर्ष और ह से हेवन, आपको याद रखना, हर्ष के समय में हेवन आए थे, ठीक है। और आपको यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य यानी विक्रमादित्य के समय फहियान आए थे, ठीक है, चंद्रगुप्ता के समय फहियान आए थे, और जिनको कुकुटलाण बोला था झारखंड को, और हर्षवर्धन के समय हेवन संघ आए थे, जिन्होंने झारखंड को एक गाना, संघ मतलब गाना, तो गाना आपको मैंने बताया कैसे की लो न सुप लाना, इसको कर्ण स्वर्ण बोले थे, ठीक है। तो अब देखिए क्या हुआ था, ये हर्षवर्धन और ये हेवन संघ, ठीक है, इन दोनों का मिलन हुआ था। यहाँ राजमहल के एक जगह है कांजागल, ठीक है, वहाँ पे इनका दोनों का मिलन हुआ था। तो ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखिएगा, जो का जंगल में इनका मिलन हुआ था, ठीक है। तो आई थिंक इतना ही है इस हम लोग मॉडर्न डायनेस्टी के बारे में। तो ये काफ़ी अच्छा पसंद आया होगा आपको हमारा वीडियो, अगर पसंद आया दोस्तों तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, और इसका पीडीएफ चाहने के लिए, अगर वो पीडीएफ चाहिए तो अपने टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्ट हमारे लिंक में चले जाइएगा टेलीग्राम ग्रुप के, वहाँ पे आपको सारा जितना भी मैंने पढ़ाया है सारा पीडीएफ तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको अदर जितने बुक्स वगैरह जो भी मुझे लगता है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारे बुक्स वगैरह मैं वहाँ प्रोवाइड करता हूँ, साथ ही साथ डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ वहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड की जाते हैं। तो आप क्या करते हैं, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और काफ़ी अच्छा है ग्रुप, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और आगे आपको हम बताएंगे पूर्व मध्यकाल के बारे में, ठीक है। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।